बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पास एमडी कैट प्रेपरेशंस का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम एमडी कैट का सबसे मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी बायो एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बायो एनर्जेटिक्स इस चैप्टर का सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे या प्रीवियस जो सिलेबस था, उसमें बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन को ऐड किया जाता था। लेकिन इस बार जो है वो रेस्पायरेशन के टॉपिक को जो है वो ऐड किया गया है। और इसमें हमने रेस्पायरेशन किसकी पढ़नी है स्टूडेंट, अगर हम कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें हमने सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो पढ़नी है, प्रोटीन्स की और फैट्स की। और प्रोटीन और फैट्स की जो रेस्पायरेशन है, इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, कोरिलेट करना है। इसको जाके हमने इंटरलिंक करना है विद रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि फैट की रेस्पायरेशन और प्रोटीन की जो रेस्पायरेशन है वो किस तरह ग्लूकोज की रेस्पायरेशन प्रोसेस के साथ जो है वो इंटरलिंक होती है। तो स्टूडेंट, प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज की रेस्पायरेशंस को हमने इंटरलिंक करना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि ग्लूकोज, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोटीन्स हैं, और फिर हमारे पास जो है वो फैट्स आ जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं दे आर आल्सो इंटरचेंजेबल। एंड सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ये भी इंटरचेंजेबल है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो बनती है। इस ट्रायंगल को बनाने का मकसद आपको ये याद रखवाना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड्स हैं, ये इंटरचेंजेबल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में या प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोटीन्स को फैट्स में या फैट्स को प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड सिमिलरली फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में या कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। ये बॉडी डिसाइड करेगी जरूरत के अकॉर्डिंग कि किस मॉलिक्यूल को किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये चीज पहले आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये सारे इंटरचेंजेबल मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, जैसे कि स्टूडेंट कोर्स आउटलाइन जो है इसमें बताया गया है कि हमने क्या करना है, आउटलाइन करनी है रेस्पिरेशन। तो मैंने पहले जो है ना, मैं आपको क्या करता हूँ, डिटेल में जाने से पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों की, ग्लूकोज की, फैट्स की और प्रोटीन्स की, हम इन तीनों का ओवरव्यू पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का। फिर हम आगे डिटेल में चलेंगे। ओवरव्यू ही इसमें मेन चीज है जो हमें याद रखनी है, और इसी में ही हम इनको क्या करेंगे, आपस में जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और आमतौर पर आप जानते हैं कि हमारी खुराक में, हमारी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली अवेलेबल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमारी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसकी डाइजेशन होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के नतीजे में स्टूडेंट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब जैसे ही ये स्टूडेंट ग्लूकोज बन गया, अब ये ग्लूकोज जो है ये एंटर होगा किसके अंदर, ये एंटर होगा जी बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होगा, स्टूडेंट ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ग्लूकोज जैसे ही सेल्स के अंदर एंटर होगा तो सेल के अंदर पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसको हम स्टूडेंट नाम देंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और इसकी ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, पायरोविक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में स्टूडेंट बनेगा पायरोवेट, या जिसको आप जानते हैं स्टूडेंट, हम पायरोविक एसिड भी जो है वो पढ़ते हैं। तो पायरोवेट या पायरोविक एसिड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पायरोविक एसिड होगा,
ये जो पायरोविक एसिड होगा, इसको क्या किया जाएगा, इस पायरोविक एसिड को जो है वो फिर कन्वर्ट किया जाएगा एक लिंक रिएक्शन के जरिए। ठीक है, इस एक लिंक रिएक्शन के जरिए किसमें, इनटू एसिटाइल को एंजाइम। रिमेंबर, पायरोविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल को एंजाइम एक 2 कार्बन कंपाउंड है। और ये पायरोविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा किसके जरिए, एक लिंक रिएक्शन के जरिए, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। तो ये जो स्टूडेंट प्रोसेस, इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट या इसको हम स्टूडेंट लिंक रिएक्शन का नाम भी देते हैं। बास बुक्स में ये टर्म भी यूज की गई है इसके लिए, लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो पहले क्या होगी स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में क्या बनेगा, पायरोविक एसिड बनेगा। और पायरोविक एसिड जो है उसकी फिर ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर, लिंक रिएक्शन की मदद से। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होगा, डेट इज ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा लिंक रिएक्शन, जिसके जरिए पायरोविक एसिड को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा ये फिर आगे स्टूडेंट एंटर होगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड आगे एंटर होगा एक साइक्लिक प्रोसेस में। ये जो स्टूडेंट साइक्लिक प्रोसेस होगा इसको हम नाम देंगे क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल। अच्छा, इसको स्टूडेंट एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो देयर आर मेनी नेम्स ऑफ दिस प्रोसेस, टीसीए साइकिल। तो ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। अच्छा, इसके नतीजे में फिर जो प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है, जो NADPH2 FADH2 बनेंगे, वो आगे जी एंटर होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 होगा, डेट इज क्रैब साइकिल। उसके बाद स्टेप नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेप भी कहलाएगा इस कार्बोहाइड्रेट की रेस्पायरेशन का, वो है जी हमारे पास रेस्पायरेटरी चेन। ठीक है, रेस्पायरेटरी चेन। और इस रेस्पायरेटरी चेन के नतीजे में फिर एट द एंड स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाता है, फाइनली हमारे पास क्या बन जाते हैं, मल्टीपल एटीपी मालिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। अब वो कितने बनेंगे, तो नॉर्मली एक ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन से 38 एटीपी मालिक्यूल्स बनते हैं। ये हम पढ़ेंगे 36 बनते हैं, 38 बनते हैं, आगे हम डिटेल के अंदर इनको पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। सो इस तरीके से होती है ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पायरेशन, और उसके नतीजे में एटीपी जो है वो बनता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर पढ़नी है वो है जी हमारे पास, अब हमने इस रेस्पायरेशन को क्या करना है, इसको कोरिलेट करना है किसके साथ, प्रोटीन की रेस्पायरेशन के साथ और स्टूडेंट ग्लूकोज की रेस्पायरेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। ये टॉपिक स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रोटीन की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं, जैसे ही हम प्रोटीन्स को खाएंगे फूड की शक्ल में, तो प्रोटीन्स जाएंगी हमारे स्टमक में। अच्छा, अब स्टमक में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाएगा, सेमी डाइजेशन इनकी होगी, और प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगी स्टूडेंट इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, या फिर किसके अंदर कन्वर्ट होंगी स्टूडेंट, पेप्टोन्स। तो दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, आप पॉलीपेप्टाइड की टर्म्स को लेके भी चल सकते हैं। अब ये कहाँ पे होगा, ये होगा जी स्टमक के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है, ये पॉलीपेप्टाइड जब ये जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स मौजूद होंगे वो इनको फर्दर डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करके इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू अमाइनो एसिड्स। तो यहां पर आकर प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन्स की जब डाइजेशन होती है तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, या अमाइनो एसिड्स की टर्म भी जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये जी एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हैं ये एब्जॉर्ब होंगे इनटू सेल्स। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन
बॉडी सेल, जाहिर सी बात है, वहां से ब्लड में एंटर होंगे, ब्लड में अब्जॉर्ब होंगे और ब्लड से ही किस में चले जाएंगे, बॉडी सेल्स में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब सेल्स के अंदर स्टूडेंट, यहां पे आपने ये लाजमी समझना है, सेल्स के अंदर जो है ना अमाइनो एसिड्स के साथ तीन प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तीन प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा, थ्री ऑप्शंस होंगे। नंबर वन, पहला प्रोसेस क्या होगा कि ये जो अमाइनो एसिड्स होंगे इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनको कार्बोहाइड्रेट्स या किसी फैट या किसी फैट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो फिर आगे फैट मेटाबॉलिज्म में, फैट रेस्पिरेशन में या कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इंटरचेंजेबल हैं, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक ऑप्शन तो ये होता है सेल्स के पास कि सेल्स अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट या फैट इंटरमीडिएट में। सेकंड ऑप्शन जो स्टूडेंट सेल्स के पास होता है वो क्या होता है कि सेल्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स में से, अब ये स्टूडेंट आपने समझना है, इसको मैं सी पार्ट के साथ कनेक्ट करूंगा, जिसको हमने आगे लेके चलना है। सेल्स क्या करेंगे, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे इन फॉर्म ऑफ, अब अच्छा अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकलेगा, तो ये अमाइनो ग्रुप जो है ना ये निकलता है किस फॉर्म में, ये निकलता है अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में। फिर ये जो अमोनिया होता है ना स्टूडेंट, इसको भेज दिया जाता है लीवर सेल्स के अंदर, जहां पर ये जो अमोनिया होता है इसको एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, जिसमें इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये जो यूरिया होता है इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट, यूरिन के रास्ते बॉडी से क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा था कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया गया किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूव करना, अमाइनेशन का मतलब है अमाइनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में अमाइनो एसिड से निकाल देना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डेट इज नोन एज डी अमाइनेशन। अच्छा, डी अमाइनेशन के बाद मतलब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकाल देने के बाद बाकी कौन सा हिस्सा बचेगा, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा मैं उसको यहाँ पे स्टूडेंट ड्रा कर रहा हूँ, हमारे पास बाकी जो पोर्शन बचेगा वो कुछ इस तरह से जो है वो नजर आएगा। अगर आप स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल करें एक जनरल अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, ऊपर आर ग्रुप होता है, इसको समटाइम नीचे भी लिख दिया जाता है, और हाइड्रोजन होता है। ये आर ग्रुप जो है ये इंटरचेंजेबल होता है, जिससे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट, अमाइनो ग्रुप को यहां से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इस अमल को क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन। अच्छा, अब यहीं पे ना स्टूडेंट आपने एक और चीज समझनी है। बाज औकात क्या होता है कि जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, जब अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये दे दिया जाता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड को, टू अदर अमाइनो एसिड को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वो अमाइनो एसिड किसी और अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं ट्रांस एनिमेटेड प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस एनिमेटेड प्रोसेस। तो एक ऑप्शन क्या है सेल के पास कि सेल अमाइनो एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट या फैट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या है कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को निकाल देगा और अमाइनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में निकालने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे अमाइनो एसिड को, ताकि वो अमाइनो एसिड किसी और अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो सके। इस अमल को कहते हैं ट्रांस एनिमेटेड प्रोसेस। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कि अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास पोर्शन बचा है ना स्टूडेंट, इसको हम ना कार्बन स्केलेटन भी कह देते हैं। इस पोर्शन को, इस बचे हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बन स्केलेटन। अब ये जो बचा हुआ प्रोसेस है ना, ये आगे किस में जाएगा स्टूडेंट, ये आगे जाएगा रेस्पाइरेशन में। ठीक है, मतलब इससे आगे
इसकी फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करके इससे बनाई जाएगी एटीपी, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट अमाइनो ग्रुप, ये जो अमाइनो ग्रुप का, ये जो अमाइनो एसिड का, सॉरी अमाइनो एसिड का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, अब ये एंटर होगा रेस्पायरेशन में। ठीक है, मैंने कहा इसकी क्या होगी, रेस्पायरेशन होगी। ये हमारे पास बी प्रोसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास सी प्रोसेस है, बचे हुए हिस्से का कार्बन स्केलेटन। अब यहां तो ये कार्बन स्केलेटन जो है ये एंटर होगा जाके पायरोविक एसिड में, इसको कन्वर्ट किया जाएगा, इस बचे हुए हिस्से को कन्वर्ट किया जाएगा पायरोविक एसिड में, या फिर ये जाकर एंटर होगा एसी, या कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, यहां पर एंटर होगा, या फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक ऐसे सब्सटेंस में जो कि डायरेक्ट एंटर होगा किसके अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बचा हुआ अमाइनो एसिड का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हम कार्बन स्केलेटन भी कह रहे होते हैं, कि ये पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में इस पॉइंट पर एंटर होगा, या क्रेब साइकिल में एंटर होगा। तो स्टूडेंट ये सिंपली जो है ना, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड में कार्बन की तादाद पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी जो एंट्री है वो पायरोविक एसिड लेवल पर होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए लेवल पर होगी, या क्रेब साइकिल लेवल पर होगी। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट किस पे, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो इट्स एंट्री, ये जो कार्बन स्केलेटन है इसकी जो एंट्री है ना वो वेरी करेगी। ठीक है, इट्स एंट्री वेरी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू, तो यहां पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें कार्बन एटम्स की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इसको कन्वर्ट की, ये एंटर होगा पायरोविक एसिड में, या एसिटाइल में, या फिर क्रेब साइकिल में। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसके बारे में बता देता हूं। देखिए लेट से जी, अगर फर्ज करें कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन जो है वाला है, जो कार्बन ये एंटर होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर इसमें 3 कार्बन है तो ये एंटर होगा पायरोविक एसिड में। और अगर इसमें 4 या इससे ज्यादा कार्बन है, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये फिर एंटर होगा किसमें, क्रेब साइकिल में, या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है वो एंटर होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन एटम जो है इसका एंट्री पॉइंट वेरी करेगा। अब लेट से फर्ज करें, आप जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देखें तो इसमें कार्बन स्केलेटन में 2 कार्बन हैं। तो लेट से जी ये मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि ये एंटर होगा एसिटाइल कोएंजाइम, यहां पर ये एंट्री करेगा। अब यहां से एंट्री जब करेगा तो उसके बाद ये फिर जाएगा आगे क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल से स्टूडेंट ये आगे जाएगा रेस्पिरेटरी चेन में, और रेस्पिरेटरी चेन से आगे बना देगा एटीपी। तो आगे जो प्रोसेस होगा ना वो फिर वही फॉलो होगा जो कि हमने यहाँ पे बनाया। लेट से अगर ये पायरोविक एसिड पॉइंट पर एंट्री करता है तो पायरोविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में बाय लिंक रिएक्शन एंटर होगा, फिर एसिटाइल से क्रेब साइकिल में एंटर होगा, क्रेब साइकिल से रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होगा, और यूं एटीपी बना देगा। तो यूं इस तरह प्रोटीन्स की रेस्पिरेशन होगी, और फाइनली जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास बन जाएगा एटीपी। ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोटीन की जो रेस्पिरेशन है उसको हमने कोरिलेट कर दिया विद रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इसके बाद जो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा जी फैट्स के बारे में। देखिए फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स की जब डाइजेशन होती है तो फैट्स की डाइजेशन से, ठीक है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट्स की डाइजेशन होती है तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि फैट्स की डाइजेशन से 2 टाइप के मालिक्यूल्स बनते हैं। एक तो हमारे पास बनता है स्टूडेंट ग्लिसरोल, ठीक है, ग्लिसरोल, और सेकंड जो हमारे पास बनता है ना स्टूडेंट वो बनते हैं जी फैटी एसिड्स। अब ये कितने फैटी एसिड्स बनते हैं तो ये भी आपने स्टूडेंट याद रखना है, 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे हमारी खुराक में, हमारी फूड में जो फैट्स मौजूद होते हैं वो 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनको हम ट्राईग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्राईग्लिसराइड्स ऐसे फैट्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, ट्राई का मतलब है 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल फैट्स। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ग्लिसरोल, तो फैट्स की, अब हम फैट्स की स्टूडेंट याद रखिएगा, फैट्स की रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फैट्स की सबसे पहले तो डाइजेशन होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उससे बनेंगे ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो हैं ये फिर एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों ब्लड में जब ये एंटर होंगे तो आगे जो है इनकी जो फेट है, इनका जो पाथवे है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम स्टूडेंट ग्लिसरोल की अगर हम बात करें ना, तो ग्लिसरोल को क्या किया जाता है, जब ग्लिसरोल बनता है तो इस ग्लिसरोल को फिर कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोडक्ट के अंदर, और उस प्रोडक्ट का नाम है जी फास्फो। दिस glycerol is converted into a new substance that is known as phosphoglyceraldehyde। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, फास्फोग्लिसरएल्डिहाइड में, जिसको हम PgAlB कहते हैं, फास्फोग्लिसरएल्डिहाइड। और स्टूडेंट ये जो फास्फो ग्लिसर एल्डिहाइड है ये एंटर होगा कहां पर, ये एंटर होगा ग्लाइकोलाइसिस के मिड में। स्टूडेंट याद रखिएगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की जो है ना दो स्टेजेस होती हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस मुझे साइड पे लिखना चाहिए था, ये मैंने सेंटर में लिख दिया है, इसको साइड पे लिखना चाहिए था। तो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस जब आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, तो ग्लाइकोलाइसिस की ना दो फेजेस होती हैं। एक होती है स्टूडेंट प्रेपरेटरी फेज, और सेकंड होती है स्टूडेंट प्रेपरेटरी फेज होती है, और सेकंड जो होती है ना वो होती है ऑक्सीडेटिव फेज। चले मैं यहाँ पे नीचे करके लिख देता हूँ ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये जो फास्फोग्लिसरएल्डिहाइड है ये दरअसल कहाँ पे एंटर होता है, तो ये आकर ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पर एंटर हो रहा होता है, ऑक्सीडेटिव फेज में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लिसरोल से जो फास्फोग्लिसरएल्डिहाइड बनता है वो ग्लाइकोलाइसिस की किस स्टेज में एंट्री करता है, तो वो सेकेंड हाफ में एंटर होता है, फर्स्ट हाफ में एंटर नहीं होता, सेकंड हाफ में एंटर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। फिर वहां से ये पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पायरो फिर आगे उसी तरह एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल में, और देन रेस्पिरेटरी चेन में जाकर ये एटीपी बनाने का बायस जो है वो बनेगा। तो ये होगा ग्लिसरोल का पाथवे। ग्लिसरोल कन्वर्ट होगा किसमें, फास्फोग्लिसरएल्डिहाइड में। वहां से स्टूडेंट ये फिर एंटर होगा ग्लाइकोलाइसिस की सेकंड फेज ऑक्सीडेटिव फेज में, फिर वहां से ही कन्वर्ट होगा पायरोविक एसिड में, एंड देन ये फिर आगे वही पाथवे फॉलो करेगा जो हम ग्लूकोज के लिए जो है वो यूज करते हैं। सेकंड जो है ना स्टूडेंट वो है हमारे पास फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स है ना स्टूडेंट, इन फैटी एसिड्स को क्या किया जाएगा, इन फैटी एसिड्स को एक प्रोसेस के अंदर एंटर किया जाएगा जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये एक प्रोसेस के अंदर एंटर होंगे, इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। उसके नतीजे में क्या होता है, इस प्रोसेस के नतीजे में जब ये फैटी एसिड्स इस प्रोसेस के अंदर एंटर होते हैं, तो इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, फैटी एसिड से बनते हैं एसीटाइल, टू कार्बन प्रोडक्ट्स बनती हैं एसीटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा, ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम, अब ये जो स्टूडेंट एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेटली जो है ये ज्वाइन करेगा इस रेस्पिरेशन को यहाँ पर आके। तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फिर आगे एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से रेस्पिरेटरी चेन में, एंड देन यहाँ पर अल्टीमेटली एटीपी जो है वो बनेगी। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है कि सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये प्रोसेस होता कहां पर है, तो स्टूडेंट ये प्रोसेस हो रहा होता है दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये कहां पर होती है, तो ये होती है स्टूडेंट दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोसेस में होता ये है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसा कि आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। आमतौर पे जो फैटी एसिड्स हम खुराक में, हमारी खुराक में होते हैं, वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 4 6 8 10 इस तरह इनमें कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो मौजूद होती है। अब होता यह है कि जब फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एंटर होते हैं तो इसमें क्या होता है, -2 कार्बन फार्मूला यूज होता है। मतलब हर प्रोसेस, हर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो दो दो कार्बन जो हैं वो रिमूव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक जैसे एक प्रोविंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक
फैटी एसिड मेंशन किया गया है पाल्मिटिक एसिड। अब ये स्टूडेंट ये एक फैटी एसिड है। अब ये जो पाल्मिटिक एसिड है इसमें टोटल कार्बन्स की जो तादाद है ना वो है 18 कार्बन्स, ठीक है, 18 कार्बन्स है। अब ये जो 18 कार्बन वाला ये वाला जो फैटी एसिड है, ये इसकी होगी पहले बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये एंटर होगा, वहां से ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन ये आगे बनाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वाला जो फैटी एसिड है जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, स्टूडेंट समझिएगा यहाँ पे, जब पाल्मिटिक एसिड जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो इस फैटी एसिड की, पाल्मिटिक एसिड क्या है स्टूडेंट, ये एक फैटी एसिड है जिसमें टोटल कार्बन्स की तादाद 18 है। इस फैटी एसिड की क्या होगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमने पढ़ा था क्या बनता है, फैटी एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। अब याद रखिएगा स्टूडेंट के ये जो पाल्मिटिक एसिड है जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन से टोटल जो एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं उनकी तादाद होती है 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम की तादाद होती है 2, तो याद कीजिएगा जैसे मैंने कहा था बीटा ऑक्सीडेशन में -2 कार्बन फार्मूला यूज होता है, मतलब कि अगर 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, दो दो कार्बन जो है इस प्रोसेस के अंदर क्या होते जाएंगे, वो निकलते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। अब ये जो दो दो कार्बन निकल रहे हैं ना, चले मैं इस साइड पे बना देता हूँ, हर स्टेप के अंदर क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है 2 कार्बन्स की रिमूवल हो रही होती है, ठीक है, 2 कार्बन निकलेंगे, फिर 2 कार्बन निकलेंगे, और यूं ये 2 कार्बन रिमूवल जो फार्मूला होगा इसको फॉलो करते 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 जो है अल्टीमेटली वो फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आखिरकार वो बच जाएगा 2 कार्बन के अंदर, ठीक है, मतलब कोई भी फैटी एसिड होगा उसको 2 कार्बन तक पहुंचाया जाएगा। अब ये जितने भी कार्बन स्टूडेंट रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, इससे क्या बनता जाएगा, इससे बनता जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहां पर आप देखें अगर 18 से 16 फिर 14 पर अगर चले, मैं तरतीब थोड़ी बना भी देता हूं समझाने के लिए। 14 से जो है वो हमारे पास फिर बनेंगे 12 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन जो है वो रिमूव होंगे। 12 से फिर हम आ जाएंगे 10 पे, 10 से आ जाएंगे 8 पे, 8 से आ जाएंगे हम 6 पे, ठीक है, फिर 4 पे, और देन हम आ जाएंगे 2 पे। अब आप देखें हर प्रोसेस में कितने कार्बन रिमूव होंगे, 2 कार्बन रिमूव होंगे। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो 2 कार्बन होंगे ये इससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। अब लेट से हमने कहा था फैट पाल्मिटिक एसिड में 18 कार्बन है और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, 8। अब जरा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। ये 8 के 8 एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 8 क्रैब साइकिल्स में जो है वो एंटर होंगे। अब क्रैब साइकिल में स्टूडेंट आप जानते हैं कि वहां पर हमारे पास जो है वो 3 किस्म के एनर्जी रिच मालिक्यूल्स बनते हैं, NADH2 भी हमारे पास बनता है, फिर FADH2 भी बनता है, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास ATP भी जो है वो बनते हैं। अब एक क्रैब साइकिल में ना स्टूडेंट, एक क्रैब साइकिल में 7 NADH2 बनते हैं, और टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 8। तो अल्टीमेटली जो है टोटल कितने FADH2 जो हैं वो कितने बनेंगे, 7, ठीक है। और ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होंगे 8 क्रैब साइकिल्स में, तो कितने NADH2 बनेंगे, 7। FADH2 कितने बनेंगे, ये भी बनेंगे 7। और ATP स्टूडेंट कितने बनेंगे, ये बनेंगे जी, तो जो ATP बनते हैं स्टूडेंट एक एसिटाइल कोएंजाइम से, तो वो बन रहे होते हैं 12, ठीक है। एक यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने सेपरेट रखना है इसको, एक ATP टोटल ATP कितने बन रहे होते हैं एक क्रैब साइकिल में, वो बन रहे होते हैं 12, ठीक है। और ये हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल ये तमाम जो 8 एसिटाइल कोएंजाइम है जब क्रैब साइकिल में एंटर होंगे तो क्रैब साइकिल में कितने NADH2 या FADH2 बनाएंगे, 7, और 7 ही FADH2 बने। लेकिन ये जो ATP हम लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये हम लिख रहे हैं 1 क्रैब साइकिल का। तो कितने क्रैब साइकिल चलेंगे, 8, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने हो जाएंगे, 96। और हमने कहा ये टोटल जो क्रैब साइकिल चलने हैं उसमें इतने NADH2 और FADH2 बनने हैं, तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे। अब NADH2 से आप जानते हैं 3 ATP बनते हैं, तो 7 3 आर 21। FADH2 आप पढ़ के आए, इससे 2 ATP बनते हैं, तो 7 2 आर 14। तो स्टूडेंट अगर आप ये काउंट करें ना तो ये टोटल तादाद बनेगी 131 ATP जो है वो बनेंगे, ठीक है। अब ये जो 131 जो ATP स्टूडेंट बनेंगे पाल्मिटिक एसिड से,
इसमें से दो एटीपी जो है ना, इसमें से दो एटीपी जो हैं वो इस्तेमाल, चले मैं यहाँ पे नीचे करके लिख देता हूँ, इसमें से दो एटीपी जो है ना वो माइनस करेंगे हम। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये दो एटीपी जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं टू एक्टिवेट फैटी एसिड इनटू, टू एक्टिवेट, या आप कह लें एक तरह से, आप कह लें टू एंटर फैटी एसिड इनटू बीटा ऑक्सीडेशन। ये हमने पढ़ा था ना कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये किस में एंटर होते हैं, ये फैटी एसिड्स एंटर होते हैं किसके अंदर? बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। तो इसमें ना एटीपी, दो एटीपी जो है वो क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं? दो एटीपी यहां पर क्या हो जाते हैं? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। दो एटीपी, कोई भी फैटी एसिड होता है तो उसको बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एंटर करने में कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं? टू एटीपी जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो 131 बने थे, टू एटीपी जो है उस एसिड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एंटर करने में खर्च हो जाएंगे। तो टोटल जो नेट प्रोडक्ट बनेगी वो स्टूडेंट हमारे पास बनेगी 129। तो ये भी एमसीक्यू जो है वो बन सकता है कि पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से टोटल कितने एटीपी बनते हैं? तो स्टूडेंट बनते हैं टोटल 129 एटीपी। तो यूं आपको समझ आ गया होगा कि फैटी एसिड जो होते हैं उनको बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एंटर किया जाता है, जहां पे टू टू कार्बन स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं, जिससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर यहाँ पर आकर जो है इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ज्वाइन करता है और फाइनली जो है वो एटीपी जो है वो बनाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, मेन जो सोर्स जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सो हमने तीनों टाइप की जो रेस्पिरेशन थी इनको कोरिलेट किया। स्टूडेंट याद रखिएगा, हम याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है ना ये मेन सोर्स है बॉडी के अंदर एटीपी का। द मेन सोर्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन जो है वो ग्लूकोज ही रहेगा। अगर बाई चांस ग्लूकोज बॉडी में एब्सेंट होता है, ग्लूकोज एब्सेंट होता है, तो ग्लूकोज की एब्सेंस में फिर बॉडी के पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन होता है ना बॉडी के पास, तो पहला ऑप्शन तो ग्लूकोज है, सेकंड जो ऑप्शन होता है ना स्टूडेंट वो होते हैं फैट्स। ठीक है। और उसके बाद अगर फैट्स भी अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टूडेंट थर्ड जो ऑप्शन बॉडी के पास होता है वो होती हैं प्रोटीन्स की सेलुलर रेस्पिरेशन। रिमेंबर फैट्स जो हैं इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनाने की सलाहियत होती है, क्योंकि ने पढ़ा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक में सेकंड चैप्टर के अंदर कि फैट्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फैट्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं। जैसा कि आपने स्टूडेंट नाइन्थ की बुक में पढ़ा होगा कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मिले तो बॉडी, अगर कैलोरीज में हम एनर्जी की बात करें तो 4 किलो कैलोरी, अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स के 1 ग्राम से लगभग 9 किलो कैलोरी, और सेम प्रोटीन्स के 1 ग्राम से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये समझाना है कि फैट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्टूडेंट ओवरव्यू पढ़ने के बाद हम इसी ओवरव्यू को जो है ना एक टेबल की शक्ल में भी जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ओवरव्यू पढ़ने के बाद जो है ना, ये जो हमने ओवरव्यू डिस्कस किया है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन को प्रोटीन और फैट्स की रेस्पिरेशन के साथ कोरिलेट किया है। चलिए स्टूडेंट इसी ओवरव्यू को अब हम एक टेबल की शक्ल में भी जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो इनिशियल स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होता है? तो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? तो स्टूडेंट स्टार्ट होगी यहां से। ठीक है, इस जगह से जो है वो स्टार्ट होगी, और यहां से हमारे पास ये जो थर्ड स्टेप था ये क्या था? डी अमाइनेशन। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में निकाला जाएगा, और बचा हुआ जो पोर्शन होगा फिर उसको कन्वर्ट किया, एंटर किया जाएगा डिफरेंट पाथवेज में, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कार्बन एटम्स की तादाद क्या है। तो इसमें हमारे पास जो पहला स्टेप होगा, प्रोटीन रेस्पिरेशन में कब एंटर होगी?
आफ्टर दी प्रोसेस ऑफ डी अमाइनेशन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटीन की रेस्पिरेशन का वो होगा जी डी अमाइनेशन। जबकि अगर हम फैट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट उसमें बीटा ऑक्सीडेशन, ये वो स्टेप है जहां से फिर फैट्स जो हैं या फैटी एसिड्स जो हैं वो एंटर होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो इनिशियल स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, प्रोटीन की जो है उसमें डी अमाइनेशन है, जबकि फैट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम एंट्री पॉइंट्स की बात करें या मेन जो पॉइंट्स हैं या मेन स्टेप्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में सबसे पहला स्टेप तो आप जानते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस है। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास लिंक रिएक्शन है या जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है क्रेब साइकिल है। और लास्ट में जो है क्रेब साइकिल के बाद लास्ट में जो है वो स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या आ जाती है, रेस्पायरेटरी चेन, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जो है वो समटाइम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपने देखा कि प्रोटीन के एंट्री के वेरियस पॉइंट्स हैं। प्रोटीन रेस्पिरेशन में मुख्तलिफ पॉइंट से एंटर होती है। समटाइम ये पायरोविक एसिड लेवल से एंटर हो रही होती है, समटाइम ये एसिटाइल कोएंजाइम लेवल से एंटर हो रही होती है, और समटाइम ये क्रेब साइकिल के में जो है वो एंटर हो रही होती है। तो इसमें हमारे पास जो मेन एंट्री पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट वो हम क्या लिखेंगे कि वो क्या है जी, हमारे पास वेरिएबल हैं। ठीक है। सम टाइम जो है वो पायरोविक एसिड होगा, या पायरोवेट भी स्टूडेंट इसको कहा जाता है, तो आप पायरोवेट भी मेंशन कर सकते हैं, बाज बुक्स में आपको पायरोवेट भी लिखा हुआ मिलेगा। सेकंड जो एंट्री पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वो है जी एसिटाइल कोएंजाइम ए। और थर्ड जो है वो आपके पास क्या होगा कि कोई कार्बन स्केलेटन जो होगा वो किसी कार इनका क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट ये क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट से क्या मुराद है कि क्रैब साइकिल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनमें से किसी एक प्रोडक्ट के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है ग्लिसरोल। ये ग्लिसरोल जो है वो आप जानते हैं एंटर कन्वर्ट होता है किसमें, पीजीएल में, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। और ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये कहाँ पे ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है ग्लाइकोलाइसिस को। कहाँ पे, ऑक्सीडेटिव, अगर मैं थोड़ा डिटेल में लिखूं तो ऑक्सीडेटिव फेज में जो है ये जाकर एंट्री अपनी करता है रेस्पिरेशन में। और अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स जो हैं ये बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम ए लेवल पर ये एंट्री करते हैं क्रेब साइकिल में। अब एटीपी की प्रोडक्शन की अगर बात कर ली जाए तो स्टूडेंट ग्लूकोज की आमतौर पर जब रेस्पिरेशन होती है तो इससे 36 to 38 एटीपी जो है वो बनते हैं पर ग्लूकोज। ठीक है, पर ग्लूकोज। अब ये 36 38 का जो मामा है ये भी हम आगे चल के जो है वो क्लियर करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड्स जो है वो कौन सा है, तो उस हिसाब से एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होगी। जबकि फैट्स की अगर हम बात करें तो वो लगभग 100 to 130 एटीपी पर जो हमारे पास फैटी एसिड है उससे जो है वो बनते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड में हमने पढ़ा 129 एटीपी जो है वो बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ग्लूकोज की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग सेम ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होंगे, लेकिन साथ में डीअमाइनेशन के नतीजे में अमाइनो ग्रुप भी जो है, जो कि बाद में अमोनिया, अमोनिया को फिर यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फैट्स के अंदर भी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो ग्लूकोज जो है ना ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, ये बेस है, यहीं से आमतौर पे एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली होती है। प्रोटीन्स की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो मॉडरेट है, ज़्यादा एटीपी नहीं बनते। लेकिन फैट्स की अगर हम बात करें तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था फैट्स जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट यही आपका जो है ना ओवरव्यू है। तो इस ओवरव्यू में ये वाला जो सारा पोर्शन है, इस ओवरव्यू के अंदर स्टूडेंट ये वाला जो सारा पोर्शन है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन में।
और ये वाला सारा प्रोसेस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फैट्स की सेलुलर रेस्पायरेशन में। ठीक है। सो मेन अब आगे जो चल के हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की। यही जो हमने स्टेप्स लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, यही स्टेप्स आपने जो है वो याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे ग्लूकोज की रेस्पायरेशन की तरफ। ग्लूकोज की रेस्पायरेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों की आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो हमने प्रोटीन की रेस्पायरेशन पढ़ी है और ये जो फैट की हमने रेस्पायरेशन पढ़ी है, इसको हम एक ओवरव्यू इनका अलैदा अलैदा जो है वो बना देते हैं, ताकि आपको स्टूडेंट याद करने में जो है वो आसानी हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन की। तो स्टूडेंट हमने बात की कि जो प्रोटीन्स हैं, देखें हमारी खुराक में लेट से हम एक ऐसी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम। लेट से हम जो फूड यूज कर रहे हैं उस फूड के अंदर प्रोटीन जो है वो मौजूद है। ठीक है। अब जैसे ही वो खुराक हम खाएंगे तो उस खुराक के अंदर जो प्रोटीन है वो कहाँ पे चली जाएगी स्टूडेंट, वो चली जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। फूड किस में चली जाएगी, फूड चले जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आप कह लें प्रोटीन्स चली जाएंगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये खुराक एंटर होगी स्टमक में, तो स्टूडेंट स्टमक के अंदर क्या किया जाएगा, स्टमक के अंदर प्रोटीन की होगी सेमी डाइजेशन। और सेमी डाइजेशन से क्या होगा, सेमी डाइजेशन कौन करेगा स्टूडेंट, पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स जो हैं ये जब एंटर होंगे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होंगे लाइक ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो क्या करेगा, इनकी फर्दर डाइजेशन करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट किस में, अमाइनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं स्टूडेंट, ये फिर एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पर स्टूडेंट, एब्जॉर्ब हो जाएंगे जी हमारे ब्लड के अंदर। अब ब्लड के जरिए स्टूडेंट ये अमाइनो एसिड्स कहाँ पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सेल्स के साइटोप्लाज्म में। बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे लाइक लीवर सेल्स हैं, तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो चले जाएंगे। ठीक है। अब जब ये अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर जाएंगे स्टूडेंट, ये मैं क्या चीज आपको समझा रहा हूं, यही जो हमने ऊपर ओवरव्यू पढ़ा है ना, यही जो हमने ऊपर ओवरव्यू डिस्कस किया है ये वाला जो है, इसी को मैं यहाँ पर अलैदा से जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड कहाँ पे चले गए, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जब ये अमाइनो एसिड्स जाएंगे तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि इसमें तीन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे सेल के पास। पहला ऑप्शन सेल के पास क्या अवेलेबल होगा, पहला ऑप्शन जल्दी से बताएं स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, कि जी ये अमाइनो एसिड्स जो हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, इन टू कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम कार्ब्स भी पढ़ लेते हैं अक्सर, कार्बोहाइड्रेट, या किसी फैट इंटरमीडिएट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि स्टार्ट ही हमने इस लेक्चर से किया था कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट, जिससे हमने आगे कंटिन्यू करना होता है, सेकंड ऑप्शन जो है, या आप कह लें चले थर्ड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन पे हम बाद में आएंगे। दूसरा जो ऑप्शन होगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर सी से रेफरेंस दिया था हमने, तो यहाँ पे भी सी दे लेते हैं इसको, कि जी सेल क्या करेगा, अमाइनो एसिड में से क्या करेगा, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप जो है वो निकाल देगा। ठीक है। अमाइनो ग्रुप को क्या करेगा, निकाल देगा। और जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकलता है, ठीक है, और ये अमाइनो ग्रुप निकलता किस फॉर्म में है स्टूडेंट, ये देखें जी, अमाइनो एसिड में से जब अमाइनो ग्रुप निकलेगा, चलें हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अमाइनो एसिड में से क्या किया जाएगा, अमाइनो ग्रुप को निकाल दिया जाएगा। और ये अमाइनो ग्रुप जो है ना स्टूडेंट, ये निकलेगा किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। इस समल को स्टूडेंट हम क्या नाम दे देते हैं, इस समल को हम नाम दे देते हैं डी अमाइनेशन का। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, डी अमाइनेशन प्रोसेस का नाम देते हैं, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब ये जो अमोनिया है,
ठीक है। ये जो अमोनिया है इसको फिर भेजा जाएगा आगे लीवर सेल्स की अगर हम बात करें तो ये अमोनिया जो है ये एंटर होगा स्टूडेंट किस में, एक साइक्लिक प्रोसेस में, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में जब ये एंटर होगा, ये सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये साइकिल जो है वो मौजूद है, यूरिया साइकिल। अब इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और ये यूरिया जो होगा स्टूडेंट ये फिर यूरिन के रास्ते बॉडी से क्या किया जाएगा, पास आउट कर दिया जाएगा। अब बाकी जो बचा है अमाइनो एसिड में से, जब अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो स्टूडेंट जो बाकी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कार्बन स्केलेटन। उसको कार्बन स्केलेटन कहा जाता है, अमाइनो एसिड का कार्बन स्केलेटन उसको कहा जा रहा होता है। अब वो जो हिस्सा है ना वो इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन स्केलेटन जो होगा ना, ये कार्बन स्केलेटन ये एंटर होगा, ठीक है। कहां पर एंटर, अब इसको ये एंटर होगा रेस्पायरेशन में एट पायरोविक एसिड लेवल। इसको आगे यहाँ तो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये जाके पायरोविक एसिड से आगे कंटिन्यू करेगा, या इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, तो एसिटाइल कोएंजाइम में जाकर जो है वो यहाँ से प्रोसेस कंटिन्यू कर देगा, या फिर ये स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसी क्रैब साइकिल में बनने वाली किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट जाके क्रैब साइकिल को ज्वाइन करेगी और आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी, इसको हम कहेंगे क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब ये किस लेवल पर एंटर करेगा, तो स्टूडेंट ये हमने बात की थी, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, ठीक है, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, तीसरा हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है, तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, बाज औकात सेल्स क्या करते हैं, इस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं, इस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे अमाइनो एसिड को, जिससे वो अमाइनो एसिड एक डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम कहते हैं ट्रांस एनिमेटेड प्रोसेस। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड को किसी दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर भी इंटर कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है, ये प्रोसेस कहलाता है जी ट्रांस एनिमेटेड प्रोसेस। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा डी अमाइनेशन प्रोसेस, और तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फैट इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है ये फिर आगे ये किसका पार्ट्स हैं, ये तीनों जो हैं यहाँ पर ये हो जाएगी प्रोटीन की, यहाँ से प्रोटीन की रेस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली उसके नतीजे में एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, एटीपी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने अलहदा डिस्कस कर लिया, अब हम क्या करते हैं फैट्स को जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। चले जी, फैट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट हमारी खुराक के अंदर अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, लेट से जी हमारी खुराक के अंदर मौजूद हैं फैट्स। अब ये खुराक हमने खा ली है, खाने के नतीजे में जो फूड होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, फैट्स को पहली मर्तबा जो है इंटेस्टाइन के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है, जहां से फिर बाइल की मदद भी ली जाएगी जो लीवर से गॉल ब्लैडर से आ रहा होगा, ठीक है, वहां पर इसकी अमल्सिफिकेशन होगी एंड देन लाइपेज एंजाइम के नतीजे में डाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में स्टूडेंट क्या बनेगी, डाइजेशन के नतीजे में बनेगी 2 प्रोडक्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन होगी, ठीक है, बाइल की मदद से, और स्टूडेंट किसकी मदद से, बाइल के साथ साथ किसकी मदद से, लाइपेज एंजाइम की मदद से। तो हमारे पास स्टूडेंट 2 चीजें बनेगी फैट्स की डाइजेशन से, एक हमारे पास बनती है ग्लिसरॉल, और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट बनते हैं फैटी एसिड्स। आमतौर पे जो हमारी खुराक में फैटी एसिड्स होते हैं वो ट्राई फैट्स होते हैं, वो ट्राईग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं ऐसे फैटी फैट्स जिनमें 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ। अच्छा, अब ये जो ग्लिसरॉल बनता है, तो स्टूडेंट ये जो ग्लिसरॉल होता है इसको क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर, मतलब एक टाइप की शुगर है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, और ये शुगर जाके ज्वाइन करती है ग्लाइकोलाइसिस को,
ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को ज्वाइन कर लेती है, और कहाँ से ज्वाइन करती है, उसकी सेकंड फेज से, जो आगे चल के हम स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे भी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फेज में। एंड देन आगे फिर क्रेब्स लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, और अल्टीमेटली जो है वो प्रोटीन्स के एटीपी की फॉर्मेशन होगी। जबकि फैटी एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, इनको एक प्रोसेस के अंदर एंटर किया जाता है जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप टू टू कार्बन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं, और वही टू कार्बन्स जो हैं उनसे क्या बनता है स्टूडेंट, हमारे पास बन रहा होता है एसिटाइल कोएंजाइम। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ये लेवल पर जाके जो है वो रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। याद कीजिएगा, फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर करने के लिए 2 ATPs भी यूज होते हैं। इसीलिए हमने ऊपर जो 131 हमारे पास अमाइनो एसिड बने थे पाल्मिटिक एसिड से, उसमें 2 माइनस करके हमने टोटल कितने एटीपी बनाए थे स्टूडेंट, 129 एटीपी बनाए थे। फैट्स के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर एब्सेंट हों तो उसके पास सेकंड ऑप्शन जो है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के पास सेकंड जो सोर्स होता है वो प्रोटीन एटीपी की प्रोडक्शन का, वो फैट्स होते हैं। और फैट्स जो हैं ये रिच सोर्स होते हैं, क्योंकि फैट्स के अंदर जो है वो हाई अमाउंट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है। सो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारे पास प्रोटीन की रेस्पिरेशन और फैट्स की रेस्पिरेशन, जिसको हमने पहले ही पहले ही सबसे पहले ही पेज पर हमने क्या किया, इसको कॉरिलेट किया, और कॉरिलेट करके हमने जो हमारी आउटलाइन थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हाँ जो है ना, हम ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो हैं इनको हम स्टूडेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन को हम 4 स्टेप्स में जो है वो स्टूडेंट डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या कहलाता है जी, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है जी ग्लाइकोलाइसिस। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो क्या होता है जी स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि नाम से ही जो है वो जाहिर है स्टूडेंट, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज की जो रेस्पिरेशन है इसको हम 4 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो पहला जो स्टेप हमारे पास होता है वो होता है जी ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें क्या किया जाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, या इसको हम पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। याद कीजिएगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं जबकि पायरोवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो इस तरह 3 3 कार्बन वाले 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है जिसमें हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, ये 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है जी, मल्टीपल सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कोई 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में जाके पायरोवेट बनता है। और इसको मजीद आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम 2 फेजेस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 फेजेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट जो फर्स्ट फेज होती है, जो फर्स्ट फेज होती है उसको हम स्टूडेंट नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेपरेटरी फेज। जो फर्स्ट फेज है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं प्रेपरेटरी फेज का। ठीक है। अच्छा, प्रेपरेटरी फेज जो है ना इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस इस फेज में, इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, जो सेल है वो एटीपी को क्या करता है, यूज करता है। एटीपी को क्या किया जा रहा होता है, यूज किया जा रहा होता है। और कितने एटीपी यूज किए जा रहे होते हैं, 2 ATP जो हैं वो यहां पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। किसमें, प्रेपरेटरी फेज के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, हम पहले प्रेपरेटरी फेज के जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, प्रेपरेटरी भी ये हमने ग्लाइकोलाइसिस का पूरा एक चार्ट जो है वो बना बना लिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट यहां तक जो है ना, ये जो यहां तक जो हमारे पास प्रोसेस है ये आ जाता है हमारे पास फर्स्ट फेज जो है, ये कहलाएगी हमारे पास, ये जो फर्स्ट फेज है
दैट इज कॉल्ड प्रेपरेटरी फेज। और अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो इस प्रोसेस में एक एटीपी यहां पर यूज हो रहा है और एक एटीपी जो है वो सेल यहां पे यूज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि प्रेपरेटरी फेज, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, इसके अंदर सेल को दो एटीपी जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। देखें, अगर प्रॉफिट हासिल करना है तो उसके लिए खर्च भी करना पड़ेगा, तो पहले सेल जो है वो क्या करता है, खर्च करता है। एक और चीज याद कीजिएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो रुनमा हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, प्रेपरेटरी फेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसमें काफी सारे 4-5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, ग्लूकोज से। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट स्टेप है। अब इस फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, एक एटीपी को ब्रेक किया जाता है। इस एटीपी, जिससे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में। और जो फास्फेट निकलता है ना, उस फास्फेट को क्या किया जाता है, छठे कार्बन पर ऐड किया जाता है। तो जिससे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और स्टूडेंट इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट, क्योंकि एटीपी को तोड़ के जो फास्फेट निकल रहा है उसको ग्लूकोज में ऐड किया जा रहा है। फिर जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है इसको क्या किया जाता है, इसको इसी के आइसोमर में, याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको एक दूसरे के आइसोमर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम सिंपली नाम दे देते हैं आइसोमेराइजेशन। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज को सिंपली क्या किया जा रहा होता है, उसी के आइसोमर में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है स्टूडेंट, उसका नाम क्या है जी, ग्लूको फास्फेट आइसोमीरेज। क्या नाम है जी, ग्लूको फास्फेट आइसोमीरेज। उसके बाद ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप के बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया, जिसमें अगेन एक एटीपी जो है वो ऐड किया जा रहा है। अब छठे कार्बन पे तो ऑलरेडी फास्फेट लगा हुआ है, तो इस बार क्या किया जाएगा, कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट ऐड किया जाएगा, जिससे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगेन इस बार फिर क्या की जा रही है, फास्फोराइलेशन ही परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, डेट इज फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब स्टूडेंट ये हर स्टेप को आप अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट बना है, इसकी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी होगी जी स्प्लिटिंग। ठीक है, ये जो फ्रुक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट है इसको स्प्लिट किया जाएगा, और स्प्लिट करके दो शुगर स्टूडेंट बनाई जाएंगी। एक होगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और एक होगी स्टूडेंट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम यूज होगा डेट विल बी एल्डोलेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप होगा डेट इज स्टूडेंट नोन एज स्प्लिटिंग। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा डेट इज एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों शुगर्स बनी हैं, फिर इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो शुगर हमारे पास बनी है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको स्टूडेंट क्या किया जाएगा, इसको ना कुछ देर के बाद कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। इसलिए आप देखें कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के फौरन बाद क्या लिखा हुआ है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट लिखा हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इसी के आइसोमर के अंदर, दैट इज ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, मतलब इसी के अंदर कन्वर्ट किया दिया जाएगा। तो ये हमारे पास, और ये एंजाइम जो यूज होगा यहाँ पे वो होगा ट्राइओज फास्फेट आइसोमीरेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करते जाइएगा, हमने जल्दी निशान लगा लिया था। तो ये जो अब हमारे पास प्रेपरेटरी फेज होगी ना स्टूडेंट, ये जो हमारे पास प्रेपरेटरी फेज होगी ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल 5 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर, ग्लूकोज की फर्स्ट फेज के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम सेकंड फेज पर आएंगे तो सेकंड फेज जो है ना डेट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। और इसको ऑक्सीडेटिव फेज एक कहने की एक वजह ये भी है कि पहले ही स्टेप में क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज इसको कहा जाता है। और इसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं। यहां पे सेल को पे ऑफ किया जाएगा, एटीपी की फॉर्म के अंदर सेल को क्या किया जाएगा, पे ऑफ किया जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ अगर हम स्टूडेंट आते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज में जो पहला स्टेप होगा हमारे पास वो होगा जी
क्या होगा जी हमारे पास यहाँ पर होगी जी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन जो है वो होगी। और ये जो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्लिसर एल्डिहाइड, ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बने हुए हैं ना स्टूडेंट, यहां से ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हो जानी है। तो अब दोनों सेम है, तो जो प्रोसेस हम एक साइड पे पढ़ेंगे सेम वही प्रोसेस दूसरी साइड पे भी सिंपली रूनमा हो रहा होगा। तो क्या होगा? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट से यहां से क्या होंगे स्टूडेंट? यहां से क्या होंगे? हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है? डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो NAD में ऐड होंगे, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में कन्वर्ट जो हो जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अच्छा, यहां पर एक चीज और भी होगी, और वो क्या होगा? यहां पर फास्फेट भी जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, यहां पे वो डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं है स्टूडेंट, यहां पे ना फास्फेट भी ऐड होना है आगे यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस स्टूडेंट कहलाएगा, ये छठे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास। ये प्रोसेस स्टूडेंट कहलाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे डीहाइड्रोजीनेशन। डीहाइड्रोजीनेशन। और दूसरा काम यहाँ पर क्या हो रहा है? फास्फेट ऐड हो रहा है। तो अगेन ये वर्ड क्या कहलाएगा? डेट इज फास्फोराइलेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या बनेगा स्टूडेंट? 1,3-बिस्फास्फोग्लिसरेट आप देखें बनेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट ये एंजाइम्स के नाम अगर आप याद कर लेंगे तो ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 1,3-बिस्फास्फोग्लिसरेट यहाँ से अब देखें, अब क्या होगा? यहाँ से ना फास्फेट निकलेगा, कार्बन 1 पर जो फास्फेट जुड़ा होगा ना ये रिमूव हो जाएगा। और ये फास्फेट निकल कर स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा जी ATP। क्या बनाएगा? ATP जो है वो बनाएगा। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे? चूंकि फास्फेट यहां से निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे डी फास्फोरिलेशन। डी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डी का मतलब होता है रिमूव होना। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डी फास्फोरिलेशन, या इस प्रोसेस को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जो बाद बुक्स में लिखा होता है, स्पेशली फेडरल बोर्ड में, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP भी आप नाम दे सकते हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, तो अब इसी स्टेप को अगर हम स्टूडेंट लिखना चाहें तो हम कहेंगे 1,3-बिस्फास्फोग्लिसरेट रिमूव 1 फास्फेट मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्ट ATP is formed, and ultimately 1,3-बिस्फास्फोग्लिसरेट is converted into 3 फास्फोग्लिसरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा? ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट होगा, इसमें क्या होगा? ये अपनी ये आइसोमर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिंपली क्या होगा कि कार्बन 3 पे जो फास्फेट लगा था वो मूव करके कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन भी एक तरह से जो है वो कह सकते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज होगा डेट इज फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट होगा, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर के रिमूव होने से जो 2 फास्फोग्लिसरेट है ये क्या बना देगा? ये बना देगा फास्फोइनोल पायरोवेट। एंजाइम कौन सा यूज होगा इस प्रोसेस में? एनोलेस। फिर ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट है ये अगेन एक फास्फेट और रिमूव करेगा। अगेन आप इसको फॉर्मेशन ऑफ ATP भी कह सकते हैं, या आप इसको डी फास्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है वो एक और ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर भी बनेगा, और यहां पर भी जो है वो बनेगा। और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट आप देखिए स्टूडेंट बन जाएगी हमारे पास, डेट इज पायरोवेट। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी पायरोवेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा डेट इज पायरोवेट काइनेज। स्टूडेंट ये सारा चार्ट आपने लाजमी याद करना है। अब आप देखें ऑक्सीडेटिव फेज में टोटल ATP कितने बन रहे हैं स्टूडेंट? तो वो हमारे पास बन रहे हैं 4 ATP। लेकिन अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो ग्लाइकोलिसिस में शुरू में 2 ATP कंज्यूम भी हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2 ATP जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। जो नेट ATP मतलब ओवरऑल जो ATP हमारे पास बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो स्टूडेंट कितने बन रहे होते हैं? 2 ATP बन रहे होते हैं। और NADH2 कितने बन रहे होते हैं? ये भी हमारे पास कितने बन रहे होते हैं? 2 बन रहे होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास होती है, तो इसको हम रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम भी जो है वो देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज याद रखिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम जो है वो है जी EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम है। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज
ये इसका क्या है, सेकंड नेम है, ईएमपी पाथवे। और ये इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की एक टीम थी, एक का नाम था एम्बडन, ठीक है, एम्बडन। सेकंड साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था मेयरहॉफ, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, मेयरहॉफ। और जो थर्ड साइंटिस्ट थे उनका नाम था जी, उनका नाम था जी परनास। तो ये साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको ईएमपी पाथवे का नाम भी देते हैं। अब आप देखें कि ग्लाइकोलाइसिस तो हो चुकी है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट, पायरोवेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो स्टूडेंट पायरोवेट जो है ना, ये अब एक सेकेंड प्रोसेस के अंदर एंटर होना है। और सेकेंड प्रोसेस को स्टूडेंट हमने क्या नाम दिया था, सेकेंड प्रोसेस को हमने नाम दिया था, अगर हम ओवरव्यू के मुताबिक चले तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था लिंक रिएक्शन का, ठीक है। या इसको हम एक और नाम भी देते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो पायरोवेट होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो मेन इवेंट होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट भी कह देते हैं। और चूंकि ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है क्रेब साइकिल के साथ, इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन या लिंक प्रोसेस का नाम भी जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट के अंदर जो है वो क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट में क्या होता है कि ये जो डायग्राम में आप ये देख सकते हैं, पायरोवेट ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। तो ये पायरोवेट कहाँ पे बन रहे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर बन रहे हो। तो स्टूडेंट अगर ऑप्शन हो ना साइटोप्लाज्म का या साइटोसोल का, तो आप साइटोसोल को ही टिक करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ना, ये साइटोप्लाज्म के लिक्विड पोर्शन में हो रहा होता है। लिक्विड पोर्शन के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सो अगर आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसोल दोनों ऑप्शंस में मौजूद हों तो आप साइटोसोल को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर साइटोसोल नहीं है देन फिर साइटोप्लाज्म को टिक करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब आप इधर देखें स्टूडेंट, डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है पायरोवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और ये कार्बन नंबर जो है वो 3 है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पायरोवेट है, इसको क्या किया जाएगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर सबसे पहले इस पायरोवेट को एंटर किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, फिर आगे चल के जो है वो इनर मेम्ब्रेन भी यहां पे करके जो है वो आ जाएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो पायरोवेट होगा, स्टूडेंट मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूंगा लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट जरूर बना दूंगा, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो पायरोवेट होगा ना, इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से क्या किया जाएगा, एंटर करवाया जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये पायरोवेट इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए किस में एंटर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो रहा है। आज अगर आप देखें तो जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो रहा है, एंड दाखिल हो रहा है, तो इसकी क्या की जा रही है, ऑक्सीडेशन जो है वो की जा रही है। आप देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी कार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सीलेशन हो रही है। इसीलिए बास बुक्स में ना स्टूडेंट इसी प्रोसेस को एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है ये वर्डिंग भी यूज की गई है, पंजाब टेक्स्ट बुक में ये वर्डिंग खासतौर पे यूज की गई है इस प्रोसेस की नेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। बास बुक्स के अंदर ये नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एंड देन को एंजाइम की एडिशन होगी। 3 इवेंट्स होंगे, डिकार्बोक्सिलेशन होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, जैसा कि डायग्राम में भी नंबरिंग की हुई है, ऑक्सीडेशन होगी, तीसरे नंबर पर फिर क्या होगा, को एंजाइम ऐड होगा, और यूं का पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 कार्बन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम
ए। तो ये आपने स्टूडेंट जो है वो याद रखना है। अच्छा, पायरोवेट या पायरोविक एसिड का अगर फार्मूला आप याद रखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, डेट इज C2, ठीक है, C2H4, सॉरी सॉरी, पायरोवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरोवेट का स्टूडेंट अगर आपने फार्मूला याद रखना है तो वो हमारे पास होता है C3H4O3, C3H4O3, ये आप याद रख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप एसिटाइल कोएंजाइम का याद रखना चाहते हैं तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर ही मौजूद है, तो इसको आप C2H3O, और साथ में क्या लगा होगा, कोएंजाइम। ये स्ट्रक्चर आपने स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जी, ये पायरोवेट बन गया। अब पायरो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरोवेट एंटर होगा तो 3 इवेंट्स होंगे। पहले नंबर पे क्या होगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होगी, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, NADH मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। और तीसरे नंबर पर क्या होगा, अडिशन ऑफ कोएंजाइम होगा, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, तो जिसके नतीजे में पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक 2 कार्बन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब स्टूडेंट ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये किस में एंटर होगा, ये एंटर होगा, ये वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये स्टूडेंट फिर एंटर होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्टूडेंट ये एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सो अगर आपसे स्टूडेंट पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है तो साइटोसोल में, अगर साइटोसोल का ऑप्शन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रही होती है स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, एग्जैक्ट जो फिगर है वो है साइटोसोल। अगर ऑप्शन में साइटोसोल नहीं है देन आप साइटोप्लाज्म को ही जो है वो टिक करेंगे, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में पायरोवेट बनेगा। फिर ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा जहां पर क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। तो लिंक रिएक्शन स्टूडेंट कहां पर होगा, लिंक रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और एग्जैक्ट अगर जगह देखी जाए ना तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान हो रहा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा क्रेब साइकिल। थर्ड स्टेप स्टूडेंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी क्रैब साइकिल। और ये स्टूडेंट क्रैब साइकिल कहाँ पे हो रहा होता है तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। और स्टूडेंट ये जो क्रैब साइकिल है इसको क्रैब क्यों कहा जाता है, इसको क्रैब कहने की एक वजह ये है कि इसको एक साइंटिस्ट थे सर हेंज क्रैब, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। सर हेंज क्रैब एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इस अच्छा, स्क्रैब इसको क्रैब साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर हेंस क्रैब जो थे उन्होंने इस साइकिल को क्या किया था स्टूडेंट, डिस्कवर किया था। अच्छा, इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रही होती है ना वो होती है जी हमारे पास सिट्रेट, या अच्छा ये जो सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है ना स्टूडेंट इसको सिट्रेट भी पढ़ते हैं, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बात एक ही है, ठीक है। जो चूंकि ये जो सिट्रेट है इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं, ये जो सिट्रिक एसिड है इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। इट कंटेन्स थ्री कंटेन्स 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये याद रखना है आपने स्टूडेंट। वाई हेंस ये जो क्रैब साइकिल है इसको टी सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या इसको TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट क्रैब साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रही होती है जिसको हम सिट्रेट कहते हैं, असल में इसके अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको ये नाम जो है वो दे रहे होते हैं सिट्रेट का। अच्छा, अब हम साइकिल को थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा, ये 2 कार्बन वाला ये जो कंपाउंड है इसको कन्वर्ट किया, अच्छा इसके साथ अटैच होगा आके एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट।
ठीक है। ये इसके साथ आकर अटैच होगा किसकी मौजूदगी में, एक एंजाइम की मौजूदगी में, जिसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज, जिसके नतीजे में जो पहली प्रोडक्ट बनेगी इसको हम क्या नाम देंगे, सिट्रेट, या इसको सिट्रिक एसिड भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इस सिट्रिक एसिड भी जो है वो पढ़ा जाता है। तो इस अमल को हम नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पहला स्टेप है इसको हम नाम दे सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट, या खाली सिंथेसिस भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, की जो सिट्रिक एसिड होता है, ये जो सिट्रिक एसिड होता है, या जिसको हम सिट्रेट भी कहते हैं, इसमें से क्या होता है, वाटर का मालिक्यूल जो है ना वो क्या होता है, रिमूव होता है। सिट्रेट में से वाटर का मालिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। इस अमल को स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन का। स्टूडेंट इस अमल को हम क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन का। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सिंथेसिस। दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन, जिसके नतीजे में सिट्रेट अपने ही एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा डेट इज नोन एज एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, कि ये जो आइसोसिट्रेट बना है या आइसोसिट्रिक एसिड बना है, क्या होगा जी, क्या होगा जी इसमें, इसमें जो है वो एंटर होगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, वाटर रिमूव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वाटर जो है ना वो ऐड होगा। वाटर जो है ना वो ऐड होगा, तो ये अमल कहलाएगा हाइड्रेशन, सॉरी, सिट्रिक एसिड जो है ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा, डेट इज आइसोसिट्रेट बाय एडिशन ऑफ वाटर। इस अमल को क्या नाम देंगे हम, हाइड्रेशन। उसके बाद ये स्टूडेंट जो आइसोसिट्रिक एसिड होगा या आइसोसिट्रेट होगा, ये किस में जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो जब हमने स्टूडेंट ऊपर भी पढ़ा था, जब ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और कार्बन भी रिमूव हो रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही हो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और यहाँ पर क्या होगा, NADH मॉलिक्यूल बनेगा। एंजाइम स्टूडेंट साथ लाजमी याद करते जाइएगा। अब इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जिसकी एक बार फिर से जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। एक बार फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है वो बनेगा। अच्छा ये कोएंजाइम जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, कोएंजाइम भी स्टूडेंट ऐड होगा, यहाँ पर आके अगेन कोएंजाइम जो है वो ऐड होगा, जिसकी वजह से अब इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑक्सीडेटिव। दिस प्रोसेस इज नोन एज, स्टेप नंबर 4 है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्लस, प्लस क्या होगा, एडिशन ऑफ कोएंजाइम। ठीक है, प्लस का मतलब है एडिशन ऑफ कोएंजाइम, जिससे बनेगा सक्सीनाइल कोएंजाइम। तो ये कोएंजाइम स्टूडेंट, ये कोएंजाइम ऐड होने से यहाँ पे बना है। फिर ये सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है ये फर्दर प्रोसेस में जाएगा, जिसके नतीजे में स्टूडेंट यहाँ पर ये जो GTP है, इट इज एनालॉगस टू ATP। ATP जो है वो बनेगा हमारे पास। फिर ये जो ATP है, ठीक है, इससे क्या बनेगा, सक्सीनेट। फिर उसके बाद क्या होगी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो होगी वो होगी जी डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन। क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन। अगेन हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन इस बार जो न्यूक्लियोटाइड होगा डेट इज फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FADH2 बनेगा। एंजाइम्स भी याद करने हैं आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्यूमारेट में वाटर ऐड होगा, दिस स्टेप विल बी नोन एज हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन होगी, जिससे बनेगा मालेट। और ये जो मालेट है ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही है। आप इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, आप इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। दोबारा से वही प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, और एंजाइम जो यूज होगा डेट इज मालेट डिहाइड्रोजिनेस। स्टूडेंट याद रखिएगा, अभी हमने ये एक क्रैब साइकिल पढ़ा है, और एक क्रैब साइकिल में ATP कितने बन रहे हैं, अगर मैं 1 क्रैब साइकिल की बात करूं, तो स्टूडेंट एक क्रैब साइकिल की अगर हम नेट प्रोडक्ट देखें तो उसमें ATP कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। अगर हम NADH मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3। एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और एक यहाँ पे बन रहा है, 3 बन रहे हैं। और अगर हम FADH2 की बात करें तो वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 1। अब चूंकि एक ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे 2 पायरोवेट बनते हैं, 2 पायरोवेट से 2 पायरोविक एसिड, 2 पायरोवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो एट ए टाइम 2 क्रैब साइकिल चलेंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो टू क्रैब साइकिल्स याद रखिएगा, ये टू क्रैब साइकिल्स की जो है, टू क्रैब साइकिल्स में 2 ATP बनेंगे। NADH2 कितने बनेंगे, वो 6 बनेंगे। और FADH2 कितने बनेंगे, वो हमारे पास बनेंगे 2 बनेंगे। ठीक है, आउटपुट ऑफ क्रैब साइकिल जो है वो हमारे पास क्या होगी, 2 ATP होंगे, 2 NADH होंगे और 2 FADH। याद रखिए स्टूडेंट, जब आपसे पूछा जाए ना आउटपुट ऑफ क्रैब साइकिल, तो फिर आपने यही मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपको वो मेंशन करता है आउटपुट ऑफ 1 क्रैब साइकिल, फिर आप ये चीज जो है वो मेंशन करेंगे। ये हमारे पास एक क्रैब साइकिल की जो है वो आउटपुट है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये जो NADH और ये जो FADH बने हैं स्टूडेंट, इनके पास भी एनर्जी मौजूद है। ATP इज असिमिलेटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेल इसको यूज कर सकता है, लेकिन इनके पास जो एनर्जी है ना स्टूडेंट, वो है रिड्यूसिंग एनर्जी। लिहाजा इस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ATP असिमिलेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये जो NADH हैं और FADH2 हैं, इनको एक और प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी चेन। और ये जो चेन है ये दरअसल कहां पर होती है स्टूडेंट, ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो बिल्ट इन होती है, जहां पर NADH और FADH2 में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ब्रेकडाउन की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनको चेन से गुजारा जाता है और यूं ATP बनते हैं। ये आगे जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डायग्राम, जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। यहां पर स्टूडेंट आप देखें, ये हमारे पास NADH है जो क्रेब साइकिल में बन रहा था, और ये FADH2 है जो क्रेब साइकिल में बन रहा था। इसके अलावा ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से भी आते हैं। ठीक है, ये NADH2 जो है ये ग्लाइकोलाइसिस से भी आ रहे होते हैं, और ये NADH2 जो है ये हमारे पास क्रैब साइकिल से भी आ रहे होते हैं। ये NADH2 हमारे पास पायरोवेट की ऑक्सीडेशन से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होगी, इनकी ब्रेकडाउन की जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया जाएगा, और यूं हमारे पास एट द एंड क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। याद रखिएगा, एक NADH2 मॉलिक्यूल जब रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होता है तो बदले में 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होता है तो इसमें हमारे पास टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, अगर हम इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखें तो इसके टोटल जो है वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया, और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सीरीज के अंदर भी इन कंपोनेंट्स को मेंशन किया है। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट आता है NADH डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स। जैसा कि इसके नाम से कम्प्लेक्स 1 इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में दिखाया गया। ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, मैंने ऊपर ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन होती है। अच्छा, तो इसमें ये जो कम्प्लेक्स 1 होता है ये क्या करता है स्टूडेंट, ये सिंपली NADH जो बन रहे होते हैं, ये NADH कहाँ से आ रहे होते हैं स्टूडेंट, ये आ रहे होते हैं क्रैब साइकिल से। अच्छा याद कीजिएगा स्टूडेंट, ये NADH ग्लाइकोलाइसिस से नहीं आते। ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनते जरूर हैं, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो NADH मॉलिक्यूल्स को एंटर होने नहीं देती। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा आपने करेक्ट करना है। तो क्रैब साइकिल में जो NADH बन रहे होते हैं वो NADH जो है वो जब डीहाइड्रोजिनेज के पास आते हैं तो ये सिंपली क्या करता है, हाइड्रोजन, जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन की रिमूवल करता है। ठीक है, जिससे NAD बनता है। अब वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होंगे, वो बनाएंगे प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के साथ साथ वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना स्टूडेंट, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसको, ये आगे ट्रांसफर होंगे डायरेक्ट, किसको ट्रांसफर होंगे, ये FADH डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स को भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये बाया विटामिन K2 जो है ये ट्रांसफर हो सकते हैं टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज ये हमारे पास जो है दैट इज साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स। मतलब ये डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं कोएंजाइम Q के पास। तो FADH की जो ब्रेकडाउन है वो भी सिमिलरली इसी तरीके से होगी। सो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कोएंजाइम Q, देन रिडक्टेज कम्प्लेक्स 3, देन साइटोक्रोम C, और आखिरकार जो है वो अल्टीमेटली ATP जो है वो हमारे पास ATP की फॉर्मेशन जो है वो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है जो आपको चीजें ऊपर भी बताई थी, ये कंपोनेंट्स जो है ना, ये कंपोनेंट्स की सीरीज आपने सिंपली याद रखनी है, इसमें बाकी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और आपने याद रखना है कि एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं और एक FADH2
टू से कितने एटीपी बनते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ओवरऑल जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो याद कीजिएगा हमारे पास जो है वो जब एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन से 36 एटीपी बनते हैं। अब ये किस में बनते हैं तो स्टूडेंट ये बनते हैं यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। जबकि यही एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है प्रोकैरियोट्स में, याद कीजिएगा स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें 38 एटीपी के मालिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। 38 एटीपी के मालिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जब एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो टूटता है तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल टूटने से जो है वो कितने एटीपी बनते हैं, 36। और प्रोकैरियोट्स में ये किस में होगा जी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये किस में होगा जी, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और चीज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर एक और चीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर जो है, एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर टू मेन पॉइंट देखें। मेन जो फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पायरेशन का वो है जी एटीपी जनरेशन। और एटीपी जनरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो टू वेज के अंदर हो रही होती है। एक हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोसमोसिस और दूसरी हो रही होती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अब स्टूडेंट, फास्फोरिलेशन तो आपने ग्लाइकोलाइसिस में बार बार ये टर्म यूज की थी। फास्फोरिलेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ एटीपी टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या होती है कि जब एक फास्फेट को एंजाइम की मदद से किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एंटर किया जाता है, ठीक है। एडिशन ऑफ, अगर इनऑर्गेनिक फास्फेट है, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट अगर ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं फास्फोरिलेशन, ठीक है। और याद कीजिएगा, अगर एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है फास्फेट की किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एडिशन ऑफ फास्फेट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये काम हो रहा है एंजाइम की मदद से इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय एंजाइम, तो उसको हम स्टूडेंट नाम देंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस में कई जगहों पर जो है वो होती है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की आप डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे याद कर